आज़ादी के बाद से ही भारत और नेपाल के मध्य अनेकों विवाद उभर करके सामने आए हैं, जैसे मानव तस्करी, नेपाली संप्रभुता के आधार पर भारत विरोधी भाषण, चीन की वन बेल्ट वन रोड जैसी परियोजना का नेपाल का समर्थन या मधेशी जैसी प्रॉब्लम्स हम लोग देख चुके हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो सीमा विवाद का मुद्दा बड़ी मुखर रूप से हमारे सामने आया है और इसका मूल कारण कहीं ना कहीं काली नदी का उद्गमन स्थल ओरिजिन पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस विवाद की और जड़ में जाया जाए तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के मध्य जब कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर राज होता था तो उस दौरान 1816 की एक सांगोली की संधि हुई थी, जिसके तहत भारत और नेपाल के मध्य बॉर्डर का काम यहाँ पर बहने वाली काली नदी को करना था। तो 1816 में जो काली नदी का उद्गमन दिखाया गया था वो लिम्पियाधुरा को दिखाया गया था, जहाँ तक नेपाल की बाउंड्री मानी गई। लेकिन इस संधि को लागू होते होते 1860 तक का समय गुजर चुका था। 1860 में जब इस संधि को लागू किया गया तो यहाँ पर इस नदी का ओरिजिन पॉइंट लिपुलेख दर्रे को दिखाया गया और यहीं से विवाद आज के सेंस में देखने को मिलता है। भारत सरकार मानती है कि 1860 में जब ये संधि लागू हुई तो उस दौरान लिपुलेख दर्रे तक नेपाल की टेरिटरी थी, लेकिन नेपाली सरकार बोलती है कि 1816 में जब ये संधि हुई तो लिम्पियाधुरा तक का रीजन हमारा है और इसी के बीच के रीजन को हम लोग काला पानी घाटी के नाम से जानते हैं। ये वर्तमान में देखा जाए तो आज के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये लोकेशन स्थित है। अगर लिपू लेक को देखा जाए तो लिपू लेक को नेपाली गवर्नमेंट लिपू कुला के नाम से जानती है और यहीं की अखबारों में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। लिपू लेक कुला से 80 किलोमीटर तक की हम लोगों ने एक सड़क का निर्माण भी किया है, जो कि विवाद की जड़ में मूल रूप से देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसके पीछे और बैकग्राउंड में पहुंचते हैं। अगर हम लोग भारत की आज़ादी के बाद से ही देखें तो भारत और नेपाल के मध्य संबंधों को और अच्छा प्रगाढ़ करने के लिए हम लोगों ने 1950 से ही पहल शुरू कर दी थी। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हम लोगों ने हस्ताक्षर की, जिसके तहत एक प्रेम का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के आए। प्रेम का सेंस यहाँ पर पी से प्रॉपर्टी, आर से रेजिडेंस, ई से एम्प्लॉयमेंट और एम से मूवमेंट है। मतलब ये चारों के चारों पहलू भारत और नेपाल के मध्य लागू होंगे। भारत का कोई व्यक्ति नेपाल में प्रॉपर्टी खरीद सकता है और नेपाल का भारत में। आवाजाही फ्री होगी बिना किसी वीज़ा के। ये प्रावधान हम लोगों ने किए। उसके बाद 1954 में हम लोगों ने भारत और चीन के मध्य एक समझौता किया, जिसमें चीनी की सरकार ने लिपू लेक को भारत की टेरिटरी माना। ये बात बतानी इस वजह से मुझको उचित लग रही है क्योंकि नेपाल और चीन के मध्य अनेकों संबंध हुए हैं, जिसके तहत चीन ने उन संबंधों में भी लिपू लेक को भारत की टेरिटरी के रूप में इंडिकेट किया है। 1962 में भले ही हम लोगों के संबंध खराब हो चुके हों, लेकिन 1981 में हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इसी लिपू लेक दर्रे का इस्तेमाल भी किया था। बट इसके पीछे अगर नेपाल के साथ देखा जाए तो 1998 में हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता किया, जिसके तहत हम लोगों ने बात रखी कि हम आपसी बातचीत के माध्यम से ही अपनी सीमा विवाद के मुद्दों को सुलझाएंगे। और इसके बाद 2014 में एक मील का पत्थर और साबित हुआ। हम लोगों ने एक और नेपाल के साथ समझौता किया कि हम जो भी बातचीत करेंगे वो विदेश सचिव स्तर तक की हम लोग बातचीत करेंगे। मतलब एक बड़े लेवल पर जाकर के हम बातचीत करेंगे अपने इस सीमा विवाद को दूर करने के लिए। वो बात अलग है, हम आज तक इस समझौते को लेकर के एक भी मीटिंग अरेंज नहीं कर पाए हैं। विवाद तो तब और ज़्यादा उठ खड़ा होता है जब नवंबर 2019 में भारत सरकार भारत का एक नया मैप प्रकाशित करती है। चूँकि तत्कालीन उस दौरान हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को राज्य की कैटेगरी से हटा करके यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया था और वहीं से ही नेपाली सरकार ने अपने उग्र तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। दरअसल ये उग्र तेवर अभी क्यों दिखाए गए हैं, उसके पीछे भी कुछ मूलभूत कारण छुपे हैं। चूँकि नेपाल और चीन के मध्य नज़दीकियों का खाका और तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। चूँकि वर्तमान में देखा जाए तो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और पूरा विश्व जानता है चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं।
और दूसरी ओर भारत और चीन के मध्य जो संबंधों में खटास आई है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जो कि भारत के रक्षा क्षेत्र के एक बड़े अधिकारी ने ये बयान भी दिया था कि नेपाल हम जानते हैं किसके इशारे पर फिलहाल ये वर्क कर रहा है। दूसरा एक फैक्टर और वर्क करता है, वहाँ पर तत्कालीन जो सरकार है जिसके प्रधानमंत्री मिस्टर ओली जी हैं, उनकी लोकप्रियता में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। चूँकि इसकी लोकप्रियता में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे कोविड-19 या फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था जैसियों पर उन्होंने इस तरीके से कार्य नहीं किया है। और नेपाल का संविधान कहीं ना कहीं एश्योरिटी भी देता है कि वहाँ पर अगर कोई ए नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको कम से कम 2 वर्ष का तो कार्यकाल दिया ही जाएगा, जो कि अब उनको 2 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने के लिए जा रहा है और उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो जाए, जिसको लेकर के वो अपने इन पीछे किए गए कार्यों को पीछे करके पर्दे के पीछे करने के लिए वहाँ पर राष्ट्रीयता का एक नेशनलिज्म का एक झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं और उसको फहराने के लिए एंटी इंडिया कमेंट्स वो करते जा रहे हैं। अब इन चीज़ों का समाधान क्या होगा? शायद हम लोगों ने 2014 में जो विदेश सचिव स्तर की बैठक ऑर्गेनाइज करने का एक प्रस्ताव पारित किया था दोनों देशों के मध्य, हम लोगों को उसके ऊपर और ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करना चाहिए, तब जा कर के शायद हम लोग अपने संबंधों को और अच्छा तरीके से प्रगाढ़ कर सकें। भविष्य में जो भी होगा फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।